Hi everyone, I am Anmol. Today I won't call myself your senior because for today I'll be your educator here. मैं आज तुम्हें कैश फ्लो कराऊंगी. नाउ लिसन, दिस इज गोइंग टू बी एन एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो. मैं तुम्हें इसमें कॉन्सेप्ट समझाऊंगी. व्हाट यू हैव टू नो इज फास्ट होगी ये रिविजन. मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी. बेसिकली मैं तुम्हें फ्रॉम स्क्रैच तो नहीं पढ़ा सकती हूँ, एक एक चीज़ नहीं पढ़ा सकती हूँ मैं. आई एम अज्यूमिंग तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा है पर तुम्हें क्लियर नहीं है. बस तुम्हें जिस्ट पता है कि कैश फ्लो क्या होता है, इसमें क्या क्या करते हैं, थोड़ा बहुत भी पता है ना. मैं तुम्हारा वो पूरा कर दूंगी कि तुम्हें आराम से समझ आ जाएगा. आई विल एक्सप्लेन लॉजिक हर चीज़ के पीछे जहाँ पे भी ज़रूरत होगी. जहाँ पे लॉजिक एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं होगा या फिर तुम्हारे लिए रेलिवेंट नहीं होगा लॉजिक, वहाँ पे मैं तुम्हें याद करने की ट्रिक बता दूंगी कि ये कर लेना, दैट विल बी इनफ. एग्जाम ओरिएंटेड होगा. मैं कुछ भी तुम्हें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगी. जितना एग्जाम में आता है वो ही पढ़ाऊंगी. बस कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाऊंगी, साइड बाय साइड जहाँ पे भी तुम्हें रेफरेंस की जरूरत होगी क्वेश्चन से वो मैं तुम्हें देती रहूंगी बीच बीच में. ओके, लेट्स बिगिन. एज फॉर नोट्स लास्ट में मैं तुम्हें ये प्रोवाइड करा दूंगी. मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं. प्लीज डू नॉट आस्क मी किसी और चैप्टर के नोट्स बिकॉज ये मैंने स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए बनाया है जस्ट फॉर दिस वीडियो. मेरे पास और नोट्स नहीं है. ये मैं तुम्हें बता दूंगी कहाँ से मिल जाएंगे. नहीं तो अगर तुम्हें साइड बाय साइड बनाने हैं तुम बना सकते हो आराम से. आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दैट. वी आर रिकॉर्डिंग. ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं. देखो, कैश फ्लो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें अकाउंटिंग का सबसे बेसिक लॉजिक समझा देती हूँ. बस एसेट का डेबिट बैलेंस होता है. एसेट यानी कि डेबिट. लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है. मतलब उसका ओपनिंग बैलेंस विल बी क्रेडिट, या फिर अगर लायबिलिटी दिखेगी हम उसको क्रेडिट कर देंगे. एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है. अगर कोई भी खर्चा कर रहे हो तुम्हें उसे डेबिट करना है. इनकम का भी क्रेडिट बैलेंस होता है. आई मीन क्रेडिट होता है, बैलेंस नहीं होता उसका कुछ भी. इनकम अगर है, तुम्हारे पास कोई पैसे आ रहे हैं तो तुम उसको क्रेडिट करोगे. लॉस हो रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा. गेन हो रहा है दैट इज ऑल्सो इनकम ओनली, उसको क्रेडिट कर देंगे. अगेन एसेट का डेबिट बैलेंस होगा, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होगा. साथ साथ याद करते रहना. आई विल रिपीट एक दो चीजें 2-3 बारी तो तुम्हें याद हो जाएगा. एसेट डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, expense debit balance, loss debit balance, this is not balance but debit. Income will be credited, gain will be credited. अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं. देखो, कैश फ्लो का क्या मतलब होता है. कैश फ्लो, कैश का फ्लो, कैश आ रहा है या कैश जा रहा है. ओके, तो कैश का फ्लो कब होता है. या फिर तो हम कैश पे कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं तो हम कैश देंगे, दैट इज आउटफ्लो. अगर हम कुछ सेल कर रहे हैं तो हमारे पास कैश आएगा, दैट इज कैश इनफ्लो. ओके, तो दो ही तरह से कैश फ्लो होता है. या फिर तो कैश आएगा दैट इज कैश इनफ्लो, या फिर कैश जाएगा दैट इज कैश आउटफ्लो. तो दैट इज व्हाट वी रिकॉर्ड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ से पैसे जा रहे हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं. बस तो मैंने बेसिक मतलब समझा दिया है. कैश फ्लो में 3 तरह की एक्टिविटीज होती है. वी हैव ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ऑपरेटिंग एक्टिविटी तुम्हें नाम से पता चल जाएगा. ऑपरेटिंग, समथिंग इज गोइंग ऑन. ऑपरेटिंग मतलब तुम्हारी डे टू डे एक्टिविटीज. नाउ लिसन, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट ना एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं. यू आर एन अकाउंटेंट फॉर अ कंपनी. तुम एक कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो तो तुम्हें कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा. तो कंपनी की डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है. लेट्स टेक फॉर एग्जांपल एक कपड़ों की कंपनी ले लेते हैं. दे मैन्युफैक्चर एज वेल एज सेल क्लोथ्स. तो कपड़ों की कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी उनका कपड़े बेचना होगा. कपड़े बेचना, रॉ मटेरियल खरीदना, बेसिकली से वो ड्रेसेस बेच रही है तो उस ड्रेसेस उसके लिए सेल करना विल बी एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ड्रेसेस के लिए कपड़ा खरीदना विल बी एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. कपड़ा जब हम खरीद रहे हैं ड्रेस बनाने के लिए, आउटफ्लो होगा उसमें, हम पैसे देंगे तो दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड. और हम जब ड्रेस बेचेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे, दैट विल बी एन इनफ्लो. तो दैट इज व्हाट यू मीन बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी. एक कंपनी का जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस. ओके, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी. फिर नेक्स्ट एक्टिविटी होती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इन्वेस्टिंग नाम से तुम्हें पता चल रहा है कि तुम किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो. अब हम इन्वेस्ट किस में करते हैं. हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं. तो ऑल ऑफ दीज, यस आई नो, तुम्हें सुनकर लग रहा होगा कि शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए. यस, होता है, बट ओनली व्हेन तुम वहां से पैसे ले रहे हो. अगर तुम शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो ना, दैट इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम इन्वेस्ट कर रहे हो. ओके, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. तो जस्ट रिमेंबर दैट अगर तुम शेयर्स या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो दैट विल बी एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ये एमसीक्यू में पूछ सकते हो, क्वेश्चन में नहीं आएगा.
तो ओके, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम ज़्यादातर एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हमने मशीन में इन्वेस्ट कर दिया, हमने बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दिया, लैंड में इन्वेस्ट कर दिया. दीज आर ऑल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. तो इन्वेस्टिंग, अगर तुम किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुम्हारा पैसा जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, राइट? तो हम उसको माइनस करेंगे. जो भी आउटफ्लो होता है हम हमेशा माइनस करते हैं, इनफ्लो को हम ऐड करते हैं. तो से तुमने कोई अपनी मशीन सेल कर दी, कपड़ों का बिजनेस है ना हमारा, तो हमने कोई क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग की मशीन सेल कर दी, तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे. दैट विल बी एन इनफ्लो. तो इनफ्लो विल बी एडेड. बाहर जा रहे हैं पैसे, आउटफ्लो. मतलब तुमने किसी एसेट में इन्वेस्ट करा है, इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में, तो दैट विल बी एन आउटफ्लो, क्योंकि तुम्हारे पैसे जा रहे हैं. अगर तुमने कुछ एसेट या इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया है, दैट विल बी एन इनफ्लो. तुम्हारे पास पैसे आएंगे, तुम कुछ बेचते हो, तुम्हारे पास पैसे आते हैं. नेक्स्ट विल बी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. अब फाइनेंसिंग हम जहां से पैसे रेज करते हैं. अब देखो, बिजनेस स्टार्ट करने में ना बहुत पैसे लगते हैं. यू नीड अ लॉट ऑफ कैपिटल. तो कैपिटल ऐसा तो नहीं है कि सब अपने घर पे कैश लेकर बैठे जस्ट इन्वेस्ट, दैट नहीं. वी हैव टू टेक लोन्स फ्रॉम बैंक्स, वी हैव टू रेज मनी थ्रू शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करके. तो कंपनीज भी ऐसी करती है. कंपनी ऐसा नहीं है कि अपना कैश यूज़ करती है, पूरा का पूरा यूज़ नहीं करती है, थोड़ा बहुत यूज़ कर लेगी वो अपना, उसके पास जितना कैश है, बाकी वो लोन रेज करेगी बैंक से और इशू करेगी नए डिबेंचर्स, शेयर्स इशू करेगी. तो ये जब हम पैसे इशू करके, शेयर्स इशू करके, डिबेंचर्स इशू करके, लोन लेकर बैंक से हम पैसे रेज करते हैं, तो उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बोल रहे हैं, क्योंकि हम अपना बिजनेस के लिए पैसे फाइनेंस कर रहे हैं. ओके तो जब हमारे पास पैसे आ रहे हैं, दैट विल बी एन इनफ्लो. मतलब हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं बैंक से, तो दैट इज एन इनफ्लो फॉर अस. तो उसको हम ऐड करेंगे. फिर आउटफ्लो हो जाएगा हमारा जब हमने शेयर्स इशू करे. ऐसे हमने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे, तो प्रेफरेंस शेयर्स तुमने पढ़ा होगा कि उनको रिडीम करना होता है, इरिडीमेबल नहीं हो सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स. तो हम प्रेफरेंस शेयर्स जब इशू करते हैं, हमें उसको रिडीम करना होता है, मतलब हमें पैसे वापस देने होते हैं. तो जब हम वो पैसे वापस देते हैं, उसको आउटफ्लो बोलते हैं. बैंक से तुमने लोन लिया है, कभी ना कभी तो रीपे करना पड़ेगा ना. तो जब हम उसको रीपे करेंगे बैंक के पास जाके, दैट इज एन आउटफ्लो. तो तब जब आउटफ्लो होगा हम उसको माइनस कर देंगे. दिस वॉज जस्ट अ बेसिक ओवरव्यू दिया है मैंने. मैं तुम्हें डीप में सारी की सारी एक्टिविटीज पढ़ाऊंगी. आई जस्ट एक्सप्लेन की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग क्या होती है. वंस अगेन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो बिजनेस का डे टू डे खर्चा होता है, डे टू डे एक्टिविटीज होती है, उससे रिलेटेड होता है. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज तुम एसेट या किसी इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो या उसको सेल कर रहे हो. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हो गया, तुम पैसे रेज कर रहे हो या फिर तुम पैसे वापस कर रहे हो. ओके तो दैट वाज द जिस्ट कि ये सारी एक्टिविटीज होती है तुम्हारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में. अब कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने बता दिया है क्यों बनाते हैं, ताकि हम कैश का इनफ्लो आउटफ्लो रिकॉर्ड कर सके. अब तुम्हें कैश फ्लो नाम से पता चल रहा होगा कि ये कैश बेसिस पे बनता है मेनली. अभी अक्रूवल बेसिस पे भी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पर विल नॉट गो इनटू दैट, तुम्हारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है. तो जस्ट अपने दिमाग में अभी तुम ये डाल लो कि कैश बेसिस पे हम कैश फ्लो बनाते हैं, जस्ट फॉर नाउ, विच इज नॉट ट्रू, बट अभी के लिए डाल लो ये अपने दिमाग में. अब मैं तुम्हें लॉजिक बताऊंगी. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ना हम इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं. तो इनडायरेक्ट मेथड काफ़ी सारे बच्चों को मुश्किल लगता है कि व्हाट इज दिस एंड ऑल दैट. तो मैं तुम्हें इनडायरेक्ट मेथड का अच्छे से लॉजिक समझा दूंगी. हमारा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इसी में जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में. बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो ईजी होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, क्योंकि वो डायरेक्ट है. तो इस पे में हम अच्छे से टाइम देंगे. मैं तुम्हें डीप में समझाऊंगी ये थोड़ा, तो बी रेडी. ओके, डू नॉट फील लाइक कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा इसमें टाइम इन्वेस्ट कर दो. इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग हम ऐसे ऊपर से उड़ा देंगे. ओके सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. कभी तुमने सोचा है कि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमेशा यहाँ से, ओ माय गुडनेस, कभी तुमने सोचा है कि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमेशा यहाँ से क्यों चालू करते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर. आई नो दिस इज योर लास्ट में एक वर्किंग नोट आता है, उसमें तुम्हें ये दिखाना होता है, बट मैंने ना इसलिए इसको फर्स्ट में दिखा दिया है ताकि तुम इसे कनेक्ट कर सको, इंटरकनेक्ट. नहीं तो लास्ट में फिर वर्किंग नोट दिखाते, फिर हमें बार बार ऊपर आना पड़ता. तो जब तुम अपने पेपर में करो, तुम ये लास्ट में दिखाना, ये वाला पार्ट. वेट, आई विल पुट इट इन अ बॉक्स. जो ये वाला पार्ट है ना, तुम इसको अपने पेपर में लास्ट में दिखाना. मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में रख दिया है ताकि तुम इंटरकनेक्ट कर सको, तुम्हें बार बार ऊपर नीचे ना ले जाऊं मैं. तो हैव यू एवर थॉट कि हम यहाँ प्रॉफिट से क्यों चालू करते हैं, लाइक व्हाट्स द पॉइंट कि हम प्रॉफिट से चालू करते हैं. कैश फ्लो है, सीधा प्लस माइनस करो ना. तो ओके, आई विल टेल यू कि हम प्रॉफिट से क्यों माइनस करते हैं, मतलब प्रॉफिट को क्यों कंसीडर करता है. यहाँ पे सी, दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस. अभी तुम्हारे यहाँ पे नहीं है, बट तुम जब 11th में बनाते थे ना, दिस वॉज योर प्रॉफिट एंड लॉस. टी फॉर्मेट में तुम बनाते थे. यहाँ पे सारे हम एक्सपेंसेस लिखते थे डेबिट में, फिर यहाँ पे हम सारी इनकम लिख देते थे क्रेडिट में. सो व्हाट यू सी कि ये जो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस. सो व्हाट यू सी
जब तुम यहाँ पे सारी ये डेबिट साइड तुम जब सारी की सारी वो एक्सपेंसेस लिख देते हो, क्रेडिट साइड सारी की सारी इनकम्स लिख देते हो, तुम्हारे यहाँ पे ना एक नेट प्रॉफिट निकल कर आता था. इफ यू रिमेंबर, प्रॉफिट एंड लॉस ना अक्रूअल बेसिस पे बनता है. अक्रूअल बेसिस क्या होती है, जैसे जैसे एक्सपेंसेस अक्रू होते हैं, जैसे जैसे एक्सपेंसेस अराइज होते हैं, वैसे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं. तो प्रॉफिट एंड लॉस ना अक्रूअल बेसिस पे बनता था कि जो इस साल का खर्चा है वो हम इसी साल में रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो हमने अगले साल पे करा हो, चाहे वो हमने पिछले साल पे कर दिया हो. तो इस साल का खर्चा हम इसी साल में रिकॉर्ड करते हैं इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. तो इसको हम बोलते हैं अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. तो ये जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट होता है ना, ये जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट निकल के आता है फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अब ये प्रॉफिट होता है ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूअल कि जो खर्चे या फिर तो हमने पहले कर दिए हैं, मतलब वेट, जो खर्चे इस साल के हैं वो हमने या फिर तो पहले कर दिए या फिर हम अगले साल जाकर करेंगे. तो ये जो प्रॉफिट तुम्हारा निकल कर आता है, ये नेट प्रॉफिट, इट इज जस्ट रिलेटेड टू दिस ईयर, चाहे वो हमने पे करा हो या नहीं करा हो. बट मैंने तुम्हें बताया था कैश फ्लो का मतलब है कि कैश आ रहा है, कैश जा रहा है. ओके, तो कैश फ्लो में हम अक्रूअल बेसिस नहीं देखते हैं, हम कैश बेसिस देखते हैं कि हमने पैसे दिए हैं, ठीक है, हमारे पास पैसे आए हैं, ठीक है. ये नहीं है कि हमारे पास पैसे आने चाहिए थे, अगले साल आएंगे. वी डू नॉट केयर अबाउट दैट, कैश फ्लो डजंट केयर अबाउट दैट. ओके, कैश फ्लो में पैसे आए हैं, ठीक है, पैसे गए हैं, ठीक है. अगर पैसे जाएंगे, वी डू नॉट केयर अबाउट दैट. पैसे आएंगे इन द फ्यूचर या फिर हो गया इन द पास्ट, वी डू नॉट केयर अबाउट दैट. कैश फ्लो में वी फोकस ऑन द प्रेजेंट. ओके, पर प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट निकल कर आया हमारे पास, अब वो तो अगले साल का, मतलब इस साल का खर्चा कंसीडर कर रहा है, पर वो हम अगले साल भी पे कर सकते हैं या फिर पिछले साल हमने पे कर दिया होगा, पर हमें कैश फ्लो में वो प्रॉफिट नहीं चाहिए होता है. तो व्हाट वी डू, हम उस प्रॉफिट को रिवर्स करते हैं. जो ये हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल के आया है, दिस वन नेट प्रॉफिट निकल कर आया है, इसमें से हम जो भी अक्रूअल बेसिस वाला है ना, वो हम सब हटा देते हैं. हमें तो सिर्फ प्रेजेंट का चाहिए कि कैश कितना हमने इन कैश पे करा है या रिसीव करा है. तो ये हम यहाँ का नेट प्रॉफिट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर. प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये जो निकल कर आया है नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, हम उसको लेते हैं और अब हम इसको ना रिवर्स करेंगे, रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे. ये मैं बस समझा रही हूँ, एट द एंड तुम्हें फॉर्मेट याद करना है. तो प्रॉफिट फॉर द ईयर, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग क्या होता है, ये मैंने तुम्हारी एग्जाम्पल तुम्हें समझाने के लिए आई हैव केप्ट अ बैलेंस शीट हियर. ये देखो 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2023, दिस इज हमारा ओपनिंग बैलेंस एंड दिस इज हमारा क्लोजिंग बैलेंस. आई गॉट कंफ्यूज फॉर अ सेकेंड. तो यहाँ पे मैंने लिखा है ना प्रॉफिट फॉर द ईयर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. तो व्हाट यू हैव टू डू, प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारा नेट प्रॉफिट आ गया ऑन अक्रूअल बेसिस, जो अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे हमारा नेट प्रॉफिट निकला है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में. यहाँ पे देखो बोला गया बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो ये हमारा क्लोजिंग हो जाएगा एंड दिस इज हमारा ओपनिंग. तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस 82,000 फ्रॉम 1,83,000 में से. ओके, दैट इज वॉट यू हैव टू डू हियर. ये तो मैं याद करना पड़ेगा तुम्हें, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करना. आई थिंक कैश फ्लो में तो तुम्हें क्लोजिंग में से सब ओपनिंग ही माइनस करना होता है, दैट इज समथिंग यू ऑलरेडी नो. तो प्रॉफिट फॉर द ईयर हमने लिया है नेट प्रॉफिट जो अक्रूअल बेसिस पे है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके. ये तुम्हारा क्लोजिंग है, ये तुम्हारा ओपनिंग है. यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दैट. ये बस मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया है, डू नॉट गेट कंफ्यूज बिकॉज ऑफ दिस. ओके, तो तुम्हारा यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा इस साल का जो प्रॉफिट है उसका. अब इग्नोर दिस वन. ट्रांसफर टू रिजर्व इज जस्ट समझाने के लिए लिया जाता है ये, दिस इज नॉट रेलिवेंट. एग्जाम में ये नहीं बोलेंगे, तो आई एम कंप्लीटली स्किपिंग दिस ओवर. ये मैंने बस लिख दिया है फॉर फॉर्मेलिटी, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन क्लास में लिखवाया गया होगा. डू नॉट पे एनी अटेंशन टू दिस. ओके, प्रॉफिट फॉर द ईयर तो हमने लिख लिया है नेट प्रॉफिट. अब हमने बोला था ना हमें उसको रिवर्स करना है, तो व्हाई हैव वी एडेड डिविडेंड टू इट. डिविडेंड प्रॉफिट होता है, यस डिविडेंड प्रॉफिट होता है. तुमने उस पर पार्टनरशिप में पढ़ा होगा ना, जब भी प्रॉफिट आते हैं तो हम पार्टनर्स में बांट देते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में तुम लास्ट में जाके डिवाइड करते हो पार्टनर्स में सारे के सारे प्रॉफिट्स. तो कंपनीज का भी यही होता है, जो भी उनका प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है वो अपने पार्टनर्स में नहीं बांटते, क्योंकि कंपनी में पार्टनर्स नहीं होते हैं, वो अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दे देते हैं. तो जो शेयर होल्डर्स को हम प्रॉफिट देते हैं उसको हम डिविडेंड बोलते हैं. तो अब जो हमने उसको शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रॉफिट ना. प्रॉफिट में से तो हमने थोड़ा सा हिस्सा शेयर होल्डर को जाके दे दिया है. तो अभी आई टोल्ड यू कि हमें प्रॉफिट रिवर्स करना है हमारा नेट प्रॉफिट को. तो हमने यहाँ नेट प्रॉफिट तो लिख दिया है, बट अगर हम इसमें डिविडेंड ऐड नहीं करेंगे तो प्रॉफिट तो इनकम्प्लीट रह जाएगा. तो जो हमने डिविडेंड बांटा है शेयर होल्डर्स को, दैट विल बी एडेड बैक, क्योंकि दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट. माना कि हमने उसको प्रॉफिट का नाम नहीं दिया, बट दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रॉफिट. डिविडेंड हम प्रॉफिट में से पे करते हैं. बेसिकली यू टेक नेट प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट ऑफ द ईयर.
उसमें तुम डिविडेंड को ऐड करते हो, क्योंकि दैट इज ऑल्सो डिविडेंड इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन या फिर पार्ट बोल दो। तो डिविडेंड को हम ऐड करते हैं इन प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो ये दोनों जब हम ऐड कर देंगे ना, तो हमारे पास आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नाउ दिस आफ्टर टैक्स वर्ड इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। हमें जेन्युइनली अभी तक हमने ना बेसिकली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करे। दिस इज जस्ट योर वर्किंग नोट है ये पूरा का पूरा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तुम्हारे पास जब आ जाएगा, माइंड यू मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ, ये जब तुम एग्जाम में स्टार्ट करोगे ना, तुम क्या करना, ये वाला तो तुम्हारा पूरा वर्किंग नोट हो जाएगा, ये ऊपर पर मतलब यहाँ तक तुम्हारा वर्किंग नोट हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक। फिर जब तुम क्वेश्चन स्टार्ट करोगे अपना, तब ये लेना तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट, तुम्हें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है वर्किंग नोट में। फिर जो तुम्हारी फर्स्ट लाइन होगी ना, आंसर की फर्स्ट लाइन होगी, बहुत ही खिचपिच हो गया इधर, जो भी तुम्हारी आंसर की फर्स्ट लाइन होगी, व्हाट यू हैव टू डू इज यहाँ से चालू करना। पहले वर्किंग नोट में तुमने ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल दिया, फिर से यहाँ पे तुम ऊपर टॉप पे लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और ये जो तुम्हारी फर्स्ट लाइन है, यहाँ पे ये जो तुमने कैलकुलेट करा है ना वर्किंग नोट में, ये इसका अमाउंट आएगा इधर, यहाँ पे इधर। ओके, फिर तुम आगे के स्टेप्स में समझा रही हूँ, फिर वो फॉलो करते रहना। पर ये जो स्टार्टिंग वाला है, इसको तुम वर्किंग नोट में दिखाओगे, पेपर प्रेजेंटेशन ऐसे होगी। तो हमने नेट प्रॉफिट में डिविडेंड ऐड कर दिया, तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। तो तुम्हारे पास निकल गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आई होप तुम्हें समझ आ रहा है। नेट प्रॉफिट लिया है, दैट इज अक्रूअल बेसिस पर, हम उसमें डिविडेंड ऐड करेंगे, क्योंकि डिविडेंड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। हमारे पास करेक्ट प्रॉफिट आ गया, अभी तक जितना है उतना करेक्ट आ गया है। अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, पर हमें इसको अभी और रिवर्स करना है, क्योंकि टैक्स तो प्रॉफिट पे ही लगा है ना, टैक्स हमने प्रॉफिट के पार्ट पे से दिया है, तो दैट इज स्टिल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज नॉट आवर इंटायर प्रॉफिट। उसमें से हमने मतलब टोटल प्रॉफिट जो होता है उसमें से हमने पहले माइनस करा टैक्स, फिर निकला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। रुको मैं तुम्हें लिख कर दिखाती हूँ यहाँ पे। से आई वोंट बी एबल टू राइट बहुत अच्छे से, सो प्लीज बेयर विद मी। से जो तुम्हारा टोटल प्रॉफिट है ना, ओह माय गॉड, कम यहाँ, तुम्हारा टोटल प्रॉफिट है, ओके जो भी तुम्हारा टोटल प्रॉफिट आया पूरी कंपनी का, कुछ भी अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा है, बस तुमने इनकम्स में से एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, तुम्हारे पास प्रॉफिट आ गया, एकदम रॉ प्रॉफिट है ये। इसमें से तुम्हें ना गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, मैंडेटरी है। तुम ये नहीं बोलोगे कि हम टैक्स नहीं देंगे, तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, तो तुम गवर्नमेंट को टैक्स देते हो। तो टोटल प्रॉफिट में से टैक्स जब माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT बोलते हैं इसको। तुम्हें शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी एग्जाम में, मैं लिख रही हूँ क्योंकि मैंने एग्जाम कर लिया पास। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं। तो अभी ना हमारे पास ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल कर आया, पर हमें ये टोटल प्रॉफिट चाहिए। ओके, हमें ये टोटल प्रॉफिट चाहिए, एंड इस टोटल प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैश फ्लो में हम ये वाला प्रॉफिट कंसीडर करते हैं, विच इज नोन एज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इसको फाइंड करने के लिए हम इतनी पूरी स्टोरी समझा रही हूँ मैं तुम्हें। तो ओके, मैं तुम्हें ना अब एक रिवर्स वर्किंग करके दिखाती हूँ यहाँ पे। व्हाट आई डिड, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से चालू करते हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट आंसर ना हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। तो सी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आया, सारी की सारी हमारी इनकम, जितने पैसे हमने कमाए हैं उसमें से हमारे सारे खर्चे माइनस कर दो बिजनेस के, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हमें माइनस करना होता है टैक्स, जो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देने के बाद ना हम डिविडेंड पे करते हैं, इसमें से डिविडेंड हम अपने शेयर होल्डर्स को पे करते हैं, तो हमने डिविडेंड पे कर दिया। अब ये हमारे पास बच गया नेट प्रॉफिट, या फिर तुम इसका नाम कुछ और होता है, पर मैं नेट प्रॉफिट बोल रही हूँ फॉर योर सेक, क्योंकि इतना ज़्यादा समझाना कुछ काम का नहीं है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, फिर इसमें से मैंने डिविडेंड माइनस कर दिया। तो अब तुम्हारे पास ये प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट फॉर द ईयर बोल देते हैं। ओके, प्रॉफिट फॉर द ईयर। ओके, तो इफ यू गो एंड चेक हमारा जो कैश फ्लो वाला फॉर्मेट हमने बनाया है, पहले एक बार ये फिर से देख लो। चलो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है हमारे पास, दैट इज हमारा रॉ प्रॉफिट, इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट आ गया, इसको टोटल प्रॉफिट है ये हमारा, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से हमने ये टैक्स दिया, तो हमारे पास आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब जो हमारे कंपनी के पास अब प्रॉफिट बचा, अब ये पूरा का पूरा प्रॉफिट कंपनी का है, कंपनी इससे कुछ भी कर सकती है, डिविडेंड पे करे, वो रिजर्व्स में डाल दे, इसको अपने पास रख ले, वो कंपनी की मर्जी। तो यूजुअली कंपनी डिविडेंड पे करती है, तो हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से ये डिविडेंड को माइनस कर दिया। अब ये डिविडेंड हटा दिया है, अब शेयर होल्डर्स के अभी कुछ नहीं बचा है, अब पूरा पैसा कंपनी अपने पास रखेगी, तो हम उसको बोलते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर, फॉर सिंप्लिसिटी प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब अपने कैश फ्लो के फॉर्मेट पे वापस आओ। व्हाट इज दिस? प्रॉफिट फॉर द ईयर, राइट? प्रॉफिट फॉर द ईयर, यहां पर क्या लिखा है हमने? वेयर इज इट? प्रॉफिट फॉर द ईयर। ट्रांसफर टू रिजर्व्स यू विल इग्नोर कंप्लीटली। अब हम इसमें डिविडेंड ऐड कर रहे हैं, डिविडेंड पेड। क्या हमने ऊपर क्या किया है? डिविडेंड माइनस करा था ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, तो अगर हम इसको रिवर्स कर रहे हैं तो प्रॉफिट फॉर द ईयर में डिविडेंड ऐड हो जाएगा। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। यू सी वेयर वी आर गोइंग ना, हम पूरा रिवर्स चल रहे हैं, कैश फ्लो में हम पूरा रिवर्स जा रहे हैं। तो हमारे पास यहां पर आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से मैंने टैक्स माइनस करा था ना, तो व्हाट डू यू सी हियर? प्रोविजन फॉर टैक्स, दैट इज इस साल का टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स इज योर टैक्स दैट वी पेड। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हमने टैक्स माइनस करा, तब हमारे पास जाके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, रिवर्स में हमने करा था। तो दैट इज व्हाट द लॉजिक इज बिहाइंड दिस। अब तुम्हें याद नहीं करना है, ये पूरा रिवर्स वर्किंग तुम्हें याद नहीं करनी है, जस्ट कैश फ्लो का फॉर्मेट यू विल हैव टू रिमेंबर। ओके, तो देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से दिस वन हियर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम जब माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स दैट इज टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, उसमें से हमने डिविडेंड पेड माइनस करा, तो हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। तो बस उसको रिवर्स कर दिया हमने यहाँ पे, क्योंकि हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए अल्टीमेटली। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर हमने लिया, उसमें हमने डिविडेंड ऐड कर दिया, हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं उसको। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम टैक्स ऐड कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, ताकि हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाए, बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट थिंग दैट वी नीड। अल्टीमेट प्रॉफिट जिसमें कोई भी ऐसा अडल्ट्रेशन आई शुड से नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एकदम रॉ प्रॉफिट होता है, इसमें से हमने टैक्स पे नहीं करा है, डिविडेंड पे नहीं करा है। दिस इज द प्रॉफिट दैट वी नीड, जिससे हम कैश फ्लो निकालेंगे। अब मैंने बताया था ना अक्रूवल बेसिस वगैरह वगैरह वाला थिंग, तो अब ये जो प्रॉफिट है दिस इज विदाउट एनी दिस इज इंक्लूडिंग अक्रूवल, सारे के सारे। यार मैं कॉम्प्लिकेट कर रही हूँ, आई फील लाइक अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिंग लग रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझ नहीं आ रहा है, तो आई विल से कि यू जस्ट मेमोराइज दिस पार्ट। ओके, इतना प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक मेमोराइज कर दो, इसके बाद लॉजिक इज सिंपल। वैसे दिस इज ऑल्सो सिंपल लॉजिक ओनली, बस मैंने ईजिली तुम्हें मैंने समझाने की तो पूरी कोशिश करी है, बट अगर तुम्हें नहीं आ रहा है ना समझ, यू जस्ट मेमोराइज दिस वाला पार्ट, आगे जाकर इट्स गोइंग टू बी सिंपल। ऑलराइट, एक बारी शॉर्ट में समझाती हूँ फिर से। तुमने इस साल का प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो भी इस साल कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, उसमें हमने डिविडेंड ऐड कर दिया, क्योंकि डिविडेंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर में डिविडेंड ऐड कर दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तुम टैक्स फिर से वापस ऐड कर दो, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर डिविडेंड ऐड करो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, उसमें तुम टैक्स ऐड कर दो, जो भी तुमने टैक्स पे करा है करंट ईयर में, मतलब अभी पे नहीं करा है बट करोगे, करंट ईयर का टैक्स ऐड कर दो, फिर उसमें तुम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में करंट ईयर का टैक्स आ गया, तो वो आ जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैं ना तुम्हें प्रोविजन फॉर टैक्स अलग से समझाऊंगी अभी आगे डिटेल में जाकर, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि यहाँ पे तुम्हें टैक्स पेड डालना है या प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का डालना है। तुम्हें अभी समझ आ जाएगा कि हमने यहाँ पे करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स क्यों लिया है। मैं अलग से समझाऊंगी वर्किंग नोट में अभी, और आई डोंट वांट टू ओवर कॉम्प्लिकेट एनीथिंग। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। इस साल का प्रॉफिट ले लिया, उसमें तुम डिविडेंड ऐड करो, ट्रांसफर इग्नोर करो, डिविडेंड ऐड कर दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा तुम्हारे पास ऐड करके। फिर ये भी इग्नोर करना, इंटरिम प्रपोज्ड, दिस इज नॉट रेलिवेंट, बस तुम्हारे पेपर में इंटरिम डिविडेंड आएगा तो तुम्हें सिंपली ऐड करना, तुम्हें वो प्रपोज डिविडेंड नहीं बोलेंगे, तो जो भी डिविडेंड है बस ऐड कर देना, तुम्हें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, उसमें टैक्स ऐड कर दो, करंट ईयर का टैक्स ऐड कर दो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। अब एक्चुअल कैश फ्लो स्टार्ट्स। अभी तक हम बस वर्किंग नोट कर रहे थे कैश फ्लो का प्रॉफिट निकालने के लिए। अब वर्किंग नोट, अब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएंगे। नाउ सी, आई होप प्रॉफिट बिफोर टैक्स तुम्हें समझ आया थोड़ा सा, मैं एक बारी फिर से तुम्हें समझा दूंगी,
लेट मी एक्सप्लेन द एंटायर थिंग ना, तब मैं पूरा कनेक्ट करूंगी तुम्हारे लिए कि वेयर वेयर गोइंग, ताकि तुम्हें समझ आ जाए अच्छे से। नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंस, अब ये हमने ऐड क्यों किया? मैंने बोला था ना कि कैश फ्लो में जब कैश आता है कैश जाता है, सिर्फ वही रिकॉर्ड करते हैं। अगर कैश इन्वॉल्व्ड नहीं है या फिर कैश पे नहीं करा है या फिर कैश रिसीव नहीं करा है तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। कैश जा रहा है तो हम माइनस करेंगे, कैश आ रहा है तो प्लस करेंगे, सिंपल एज दैट। अगर कैश इन्वॉल्व्ड ही नहीं है तो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब हम ऐड करते हैं इसमें नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंस। वाई डू वी ऐड दिस? क्योंकि पहले नॉन कैश पर आते हैं। डेप्रीसिएशन इज आर नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रीसिएशन, अब डेप्रीसिएशन हर साल लगता है एसेट पे, बिल्डिंग पे, जिस भी चीज पे लगता है। तो कंपनी की पॉकेट से कैश जा रहा है कोई नहीं। डेप्रीसिएशन तो ऐसे ही इमेजिनरी फिगर है ना कि हम बस एस्टिमेटेड बेसिस पे उसको कैलकुलेट करते हैं, असली में हम कोई कैश पे नहीं कर रहे हैं डेप्रीसिएशन के लिए। अब मैंने बोला था जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो नेट प्रॉफिट निकालते हैं ना, जो हम इसको ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो हमने ऊपर प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट है, ये कैश फ्लो का प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट इज ऑन अक्रूवल बेसिस। तो जो एक्सपेंसेस में कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ है वो भी इस प्रॉफिट में है अभी। तो वी डू नॉट वांट दैट, मतलब ये प्रॉफिट उसको माइनस करके, नॉन कैश एक्सपेंस को माइनस करके ये वाला प्रॉफिट निकल के आया है। तो हम उस नॉन कैश एक्सपेंस को वापस से ऐड कर देंगे, बिकॉज एक्चुअल में ये कोई एक्सपेंस है ही नहीं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसलिए हम यहाँ पे डेप्रीसिएशन ऐड कर देते हैं। आई होप अंडरस्टैंड हो रहा है तुम्हें, मतलब समझ आ रहा है तुम्हें। तो इसलिए वी हैव एडेड डेप्रीसिएशन, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है जिससे कैश फ्लो का कोई लेना देना नहीं है, कि ये कैश इन्वॉल्व ही नहीं है ना, तो माइनस क्यों करेंगे हम इसको। इसलिए हमने इसको वापस ऐड बैक कर दिया, क्योंकि ये जो प्रॉफिट निकला है दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रीसिएशन, तो हम उसको वापस ऐड कर रहे हैं। बिकॉज कैश फ्लो इज बेसिकली तुम प्रॉफिट को बस रिवर्स ले जा रहे हो और कुछ नहीं है। चलो, तो डेप्रीसिएशन आई होप समझ आया होगा। नॉन कैश एक्सपेंस है जिसका कैश फ्लो से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमने इसको रिवर्स कर दिया, वापस ऐड कर दिया है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, नाउ रिमेंबर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सेल ऑफ एसेट का क्या लेना देना? हमारा बिजनेस कपड़े बेचने का है, हम कपड़े बेचते हैं, हम एसेट थोड़ी ना बेचते हैं। तो दैट इज नॉट हमारा डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। तो जो भी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड लॉस है, लॉस नहीं है, वो हम क्यों कंसीडर करेंगे अपने प्रॉफिट में? तो हम उसको वापस ऐड बैक कर देते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हमने वापस ऐड कर दिया। अमोर्टाइजेशन इज द सेम एज डेप्रीसिएशन। एक बार फिर से समझा देती हूँ, डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन नॉन कैश एक्सपेंस है, असली में कोई पैसे नहीं जा रहे हैं, पर ये जो प्रॉफिट है यहाँ पर ये आफ्टर कंसिडरिंग डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है, इसलिए हमें उस प्रॉफिट को रिवर्स करना है। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स, अगेन हमारा कपड़े बेचने का बिजनेस है, हम कपड़े बेचते खरीदते हैं। इंटरेस्ट जो हम लोन पर पे कर रहे हैं वो हमारा बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, तो ये हमारे एक ऐसा खर्चा है जो डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हमने इसको फिर से ऐड कर दिया। रिवर्सिंग एवरीथिंग। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, अगेन ऑल ऑफ दीज आर नॉन ऑपरेटिंग बाय द वे। सिर्फ और सिर्फ डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन नॉन कैश एक्सपेंस है, बाकी ये सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है कि ये रोज खर्चे नहीं होते, तो हम इसको वापस ऐड कर रहे हैं। हम क्यों सब्ट्रैक्ट करें जब ये रोज होना ही नहीं है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जब तुम शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिबेंचर्स को रिडीम करते हो तो मैं एक प्रीमियम पे करते हो कि नहीं तो कोई इन्वेस्ट क्यों करेगा तुम्हारी कंपनी में अगर वो उनको एक्स्ट्रा पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं अपॉन रिडेम्पशन। तो ये प्रीमियम जब तुम रिडेम्पशन पे करते हो दैट इज ऑल्सो नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि से 5-10 सालों में ना एक बार तुम रिडीम करते हो बस, ऐसा नहीं है कि हर दूसरे दिन यू आर रिडीमिंग शेयर्स। 5-10 साल में लॉक इन पीरियड होता है एक, तो उसके बाद जाके तुम रिडीम करते हो। तो ये भी रोजमर्रे की एक्टिविटी नहीं है, सो यू हैव टू ऐड इट। नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज द सेम एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जैसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस था, रोज का खर्चा नहीं था, वो हम ऐड कर देते थे, वैसे ही रिवर्स कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम में। इनकम को हम माइनस करेंगे, वाई? क्योंकि ये जो प्रॉफिट है इसमें ये इनकम ऐड करी गई है। प्रॉफिट में से एक्सपेंस माइनस होकर प्रॉफिट आता है ना, देखो इनकम में से एक्सपेंस माइनस होकर प्रॉफिट आता है, तो ये एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने माइनस करे थे तब जाकर प्रॉफिट आया था, इसलिए हमने इनको ऐड बैक कर दिया रिवर्स करने के लिए। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, प्रॉफिट में इनकम इंक्लूडेड होती है, इसलिए हमने इसमें से इसको लेस करा है, क्योंकि ये हमारी इनकम ऑपरेटिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग वाली इनकम चाहिए हमें। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट बेचकर तुम्हें
प्रॉफिट हो रहा है, रोज तो नहीं बेचते हो एसेट्स, तो इसको माइनस कर दो। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट तुमने कोई करी है, किसी और कंपनी में करी है, किसी के गोल्ड में करी है, इन्वेस्टमेंट में करी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में इनकम करी है तुमने, पैसे करे हैं इन्वेस्ट, तो उसमें से इंटरेस्ट आ रहा है, दैट इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। रोज रोज इंटरेस्ट नहीं आता, साल में एक बार इंटरेस्ट आता है। रेंट रिसीव्ड, तुमने अपनी फैक्ट्री की प्रेमिसेस वो दे दी, रेंट पे दे दी किसी और को, तो अब हमारा बिजनेस तो कपड़े बेचने का है, हम थोड़ी ना रियल एस्टेट बिजनेस नहीं है हमारा, तो जो हमारे पास रेंट आ रहा है दैट इज नॉट हमारी बिजनेस की एक्टिविटी, तो ये हम लेस कर देंगे क्योंकि हमारा बिजनेस डे टू डे एक्टिविटीज, इसका कुछ लेना देना नहीं है। डिविडेंड, अगेन हमने शेयर्स में इन्वेस्ट करा, हमारे पास डिविडेंड आ रहे हैं, रोज रोज नहीं आते, साल में एक बार आता है डिविडेंड, तो बस दैट विल बी सबट्रैक्टेड। तो हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आई डोंट थिंक दिस इज विजिबल बट मैं पढ़ के बता रही हूँ तो इट विल बी फाइन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एक बार ही रिवाइज करा दी तुम्हें व्हाट ऑल इज देयर, क्योंकि आई थिंक तुम्हारे सिर के ऊपर से निकल रहा है ये सब। सबसे पहले हम लेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो भी प्रॉफिट है इस साल कंपनी का, उसमें हम ऐड करेंगे डिविडेंड। डिविडेंड क्यों ऐड करा है? बिकॉज डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ओके, डिविडेंड ऐड करेंगे। डिविडेंड ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, वी हैव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नाउ। फिर हम उसमें टैक्स ऐड कर देंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर। ये मैं आगे समझाऊंगी कि ये वाला क्यों ऐड करा है, डू नॉट वरी अबाउट दैट। टैक्स ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से है, हमें कैश फ्लो के हिसाब से चाहिए, तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चे हैं जो हमें कैश फ्लो में नहीं चाहिए वो हम रिवर्स करेंगे। खर्चे हम माइनस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, तो कैश फ्लो में रिवर्स करेंगे, हम उसको प्लस करेंगे खर्चों को। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया ये हमारे पास। अब डिप्रीसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में हमने डेबिट करा है, मतलब माइनस करा है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में से, तो हम कैश फ्लो में ऐड कर देंगे। बस रिमेंबर, प्रॉफिट एंड लॉस का हम रिवर्स जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। जो प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस हुआ है कैश फ्लो में प्लस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस हुआ है कैश फ्लो में माइनस करेंगे। डिप्रीसिएशन हम माइनस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, कैश फ्लो में हम ऐड कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट माइनस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, कैश फ्लो में हम ऐड कर देंगे। अमोर्टाइजेशन इज द सेम एज डिप्रीसिएशन, इसको ऐड कर देंगे। नॉन कैश एक्सपेंस है, कैश इन्वॉल्व ही नहीं है। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स रोज हम पे नहीं करते हैं, इंटरेस्ट साल में एक बार पे करते हैं, मंथली भी पे करते हैं, बट टोटल वो एक साल का ही अमाउंट होता है, मतलब एक साल का कैलकुलेट होता है। यू गेट व्हाट आई मीन यार। तो ये भी नॉन ऑपरेटिंग है, इसको हम वापस ऐड कर देंगे। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 4-5 साल में एक बार रिडीम करते हैं, तो ये दिस इज नॉट अ रोजमर्रे की एक्टिविटी, इसको हम माइनस कर देंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस में हम इनकम ऐड करते हैं, तो कैश फ्लो में हम इनकम माइनस करेंगे। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट माइनस हो जाएगा बिकॉज दिस इज नॉन ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट रिसीव रोज रोज नहीं आता है, रेंट रिसीव्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। डिविडेंड इज ऑल्सो नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आई होप अभी तक तो तुम्हें समझ आ गया होगा, मैंने 2-3 बार तुम्हें सेम चीज़ एक्सप्लेन कर दिया। अब जब तुम ये सारा कैलकुलेशन करके आओगे तो यू विल रीच ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तुम्हें फॉर्मूला पता होगा ये, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो बस बिफोर लिखा है ना यहाँ पे, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो मतलब अभी हमने इस प्रॉफिट में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के कोई चेंजेस नहीं डाले हैं। ओके, तो अब हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का चेंज इसमें हम दिखाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप इज दैट ओनली, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का इफेक्ट दिखाएंगे इस प्रॉफिट पे। नाउ इसके पीछे लॉजिक है बट आई विल नॉट एक्सप्लेन दैट। तुमने देखा होगा ऊपर का लॉजिक एक्सप्लेन करने में कितना टाइम लग गया, इसका लॉजिक इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड आई वुड से, तो मैं वो समझाऊंगी नहीं, बस मैं तुम्हें इसको याद करने की ट्रिक बता दूंगी बिकॉज अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है समझने का। तो जब तुम्हारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गए, ये पेपर में लिखना है पूरा जब आ गया तुम्हारे पास, तो अब रिमेंबर वर्किंग कैपिटल से याद रखना, वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, ये तुम्हारा वर्किंग कैपिटल होता है। तो जो ट्रिक मैं बता रही हूँ, करंट लायबिलिटीज और कैश फ्लो का ना डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा, दो चीज़ों के बीच में जब हमें रिलेशनशिप डिफाइन करना होता है तो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब अगर एक चीज़ है वो बढ़ रही है तो दूसरी, अगर इन दोनों के बीच में सी दीज आर 2 थिंग्स, जस्ट इमेजिन ये 2 चीज़ें हैं, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो अगर ये चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी बिकॉज दे हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। दैट इज व्हाट यू मीन बाय अ डायरेक्ट रिलेशनशिप।
एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, एक चीज घट रही है तो दूसरी चीज भी कम होगी. ओके, दिस इज व्हाट यू मीन बाय अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. तो कैश फ्लो एंड करंट लायबिलिटीज का ना डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. आई विल नॉट एक्सप्लेन व्हाई, जस्ट रिमेंबर दिस. कैश फ्लो और करंट लायबिलिटीज का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. अगर कैश फ्लो अगर करंट लायबिलिटीज बढ़ेगा तो कैश फ्लो बढ़ेगा, अगर करंट लायबिलिटीज कम होगा तो कैश फ्लो कम हो जाएगा. नाउ दिस इज हाउ यू मेमोराइज दिस स्टेप. इसमें बच्चों को याद करने में दिक्कत होती है. तो देखो यहाँ पे करंट लायबिलिटीज बढ़ रहा है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को हम ऐड कर रहे हैं. ओके, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को हम ऐड कर रहे हैं, एज यू कैन सी. तो दैट्स हाउ यू रिमेंबर इट. करंट लायबिलिटी और कैश फ्लो का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा. तो यहाँ पे अगर करंट लायबिलिटीज बढ़ रहा है तो कैश फ्लो भी बढ़ रहा है. ऐड करने से बढ़ेगा ना कैश फ्लो, तो हम करंट लायबिलिटीज में जो इंक्रीज है उसको ऐड करेंगे.